हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमने पिछली क्लास में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसमें अनाच्छादन के बारे में चर्चा की थी। अनाच्छादन किस किस प्रकार से किन किन क्रियाओं के माध्यम से होता है, कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण है अनाच्छादन के लिए, उसमें हमने अपर्दन, अपक्षय तथा वृहदसरण इन के बारे में चर्चा की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, पवन के कार्य। ठीक है, पवनों के कार्य किस प्रकार से हैं, ये किस प्रकार से मिट्टी का अपक्षय और अपर्दन करती है। ठीक है, तो ये इनके द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है तथा निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मरुस्थलीय इलाकों में जो दृश्य भूमि का निर्माण होता है वह मुख्यतः क्या होती है, पवनें ही करती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हमें दिखती है वह मुख्य कार्य, उनका मुख्य कारण क्या है, पवनें ही हैं। ठीक है, पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग मरुस्थलीय है। इन मरुस्थलीय भागों में जल की कमी के कारण मिट्टी के कण क्या हो जाते हैं, परस्पर बंध नहीं पाते हैं, एकजुट नहीं हो पाते हैं तथा वहाँ पर वनस्पति का आवरण भी क्या है, बहुत कम पाया जाता है या फिर वनस्पति का अभाव पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूर दूर तक क्या है, विशाल बालू के टीले या फिर बालू राशि, ठीक है, जो कि बालू की एक विशाल मात्रा में क्या है, क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, बालू के विस्तृत क्षेत्रों के ऊपर बहने वाली जो पवनें हैं वे क्या करती है, बालू के कणों को साथ में उड़ा कर के ले जाती है और जहाँ पर या जहाँ कहीं पर उसकी गति धीमी पड़ती है, पवनों की गति जहाँ पर धीमी पड़ती है वहाँ पर क्या है, उन मिट्टी के कणों को जो उड़ा कर के ले जाती है पवनें, वह क्या हो जाती है, धीमी पड़ने पर वहाँ पर निक्षेपित कर देती है, जमा कर देती है, उन मिट्टी के कणों को वहाँ पर जमा कर देती है। और नदी की भांति ही वायु की जो अपनी क्या होती है, अपर्दन एवं निक्षेपण की जो क्रिया होती है वह क्या करती है, विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों या स्थलाकृतियों का निर्माण कर देती है, जिनके लिए पवनें 3 प्रकार से अपना कार्य करती है। ठीक है, ये जो स्थलाकृतियों का निर्माण करती है पवनें, या पवनों के द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो 3 प्रमुख कारकों के माध्यम से होता है। एक तो अपवाहन, दूसरा अपघर्षण और तीसरा सन्निघर्षण। ठीक है, तो पवन 3 प्रकार से अपना कार्य करती है। एक तो अपवाहन, अपघर्षण और सन्निघर्षण। ठीक है, पवनें 3 प्रकार से पवनें कार्य करती है, अपवाहन, अपघर्षण और सन्निघर्षण। ठीक है, अपवाहन की क्रिया द्वारा बालू के कणों से युक्त चट्टानों को घिस करके चिकना कर देती है। पवनें क्या करती है, अपवाहन की क्रिया द्वारा बालू के कणों को चिकना करके या घिस करके चिकना कर देती है। ठीक है, जबकि सन्निघर्षण की क्रिया में क्या होता है, अपघर्षण की जो क्रिया होती है उसमें पवन क्या करती है, जो चलती है वे बालू के कणों से युक्त चट्टानों को, बालू के कणों से युक्त क्या करती है, पवनें चट्टानों को घिस करके चिकना कर देती है अपघर्षण की क्रिया में। तो ठीक है, जबकि अपवाहन की क्रिया होती है, जो डिफ्लेक्शन या अपवाहन की क्रिया होती है, इसके द्वारा पवनें क्या होती है, असंगठित चट्टानी कणों को उठा करके दूर तक ले जाती है और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, धरातल पर अनेक गर्तों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूँ, अपवाहन की क्रिया में पवनें असंगठित चट्टानी कणों को उड़ा करके दूर स्थानों पर ले जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप धरातल पर गहरे गर्त का निर्माण हो जाता है। जबकि अपघर्षण की क्रिया में बालू के कणों से युक्त पवनें चट्टानों को घिस करके चिकना कर देती है। तथा सन्निघर्षण की जो क्रिया होती है, सन्निघर्षण की क्रिया में क्या होता है, पवन के साथ उड़ते हुए रेत के कण परस्पर टकरा करके क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, विश्व पटल पर उपस्थित सभी मरुस्थलीय प्रदेशों को 5 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे 5 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है, विश्व में उपस्थित मरुस्थलीय प्रदेशों को 5 भागों में विभाजित करते हैं। पहला सहारा तथा मध्य एशियाई मरुस्थल।
पहला मरुस्थल है सहारा तथा मध्य एशियाई मरुस्थल। सहारा तथा मध्य एशियाई मरुस्थल, ठीक है। इनमें आते हैं सहारा, अरेबियन, काराकुम, इन मरुस्थलीय प्रदेशों में आता है सहारा मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, काराकुम, सहारा मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, कारकुम मरुस्थल, कीजिलकुम, तकलामाकन, कीजिलकुम, तकलामाकन या तकलामकान, नामीब, गोबी मरुस्थल, ठीक है। तकलामाकन, नामीब मरुस्थल, गोबी मरुस्थल तथा थार मरुस्थल, ठीक है। ये किस में आते हैं? सहारा तथा मध्य एशियाई मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं, ठीक है। दूसरा है दक्षिणी अफ्रीका मरुस्थल। दक्षिणी अफ्रीका मरुस्थल, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीकी मरुस्थल या दक्षिणी अफ्रीका मरुस्थल, इसमें पाए जाते हैं नामीब, कालाहारी और कारू मरुस्थल। सॉरी, नामीब मरुस्थल इसमें नहीं आता है, ठीक है। नामीब मरुस्थल आता है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। नामीब मरुस्थल, कालाहारी और कारू, नामीब मरुस्थल, कालाहारी और कारू मरुस्थल। कारू मरुस्थल किस में आते हैं? दक्षिण अफ्रीकी मरुस्थलीय प्रदेश में, ठीक है। अगला है दक्षिणी अमेरिकी मरुस्थल। दक्षिण अमेरिकी मरुस्थल, दक्षिण अमेरिकी मरुस्थल। दक्षिण अमेरिकी मरुस्थल में आता है अटाकामा पैटागोनिया मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल और पैटागोनिया मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल और पैटागोनिया मरुस्थल। उसके बाद में आता है उत्तरी अमेरिकी मरुस्थल। उत्तरी अमेरिकी मरुस्थल। उत्तरी अमेरिकी मरुस्थल में आता है एरिजोना, उताह, एरिजोना, उटाह, ठीक है, नेवादा, एरिजोना, उटाह, नेवादा, मोजावे तथा सोनारन मरुस्थल। सोनरान तथा मोजावे मरुस्थल किस में आते हैं? उत्तरी अमेरिकी मरुस्थल में, ठीक है। उसके बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में आते हैं ग्रेट सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन,
ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ठीक है। तनामी गिब्सन, तनामी गिब्सन, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आदि मरुस्थलीय प्रदेश क्या है, इन 5 मरुस्थलीय भागों में इन्हें मरुस्थलों को बांटा गया है, ठीक है। इसके बाद में मरुस्थलीय धरातल, ठीक है। मरुस्थलीय धरातल जैसे कि चट्टानी मरुस्थल या हम्मादा, ठीक है, यह मरुस्थल दूर दूर तक क्या है, फैली हुई नग्न चट्टानों में निर्मित होता है, इसे हम्मादा कहा जाता है। तथा पथरीला मरुस्थल या रेग, ठीक है, एक तो चट्टानी मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल या फिर हम्मादा, ठीक है। मरुस्थलीय धरातल में एक है चट्टानी मरुस्थल या हम्मादा, जो कि क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में दूर दूर तक नग्न चट्टानों में निर्मित होता है, इसे हम्मादा कहा जाता है। तथा पथरीला मरुस्थल होता है जिसे रेग कहा जाता है, पथरीला मरुस्थल जिसे रेग भी कहा जाता है, ठीक है, रेग कहा जाता है। यह मरुस्थल कंकड़ पत्थरों से निर्मित होता है, ठीक है, इसलिए इसे रेग कहा जाता है। लीबिया में एवं मिस्र में इसे सेरीर भी कहा जाता है, लीबिया और मिस्र में इसे सेरीर भी कहा जाता है। इसे रेग मरुस्थल को या पथरीला मरुस्थल को लीबिया और मिस्र में सेरीर भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है बलुई मरुस्थल। इसका बलुई मरुस्थल का जो धरातल है बालू मिट्टी से निर्मित होता है, इसे सहारा में अर्ग तथा तुर्किस्तान में कौम कहते हैं, ठीक है। जो बलुई मरुस्थल होता है उसे सहारा में अर्ग तथा तुर्किस्तान में कौम कहते हैं, ठीक है। विश्व में संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र का जो भाग है, 5वां भाग बालुका में है तथा शेष भाग क्या है, चट्टानी एवं पथरीला पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में इनके लिए जो दशाएं हैं, वायु द्वारा किए जाने वाले अपर्दन पर पवन के वेग तथा सेलों की बनावट, क्षेत्रीय जलवायु व रेत तथा धूलकणों की मात्रा एवं स्वभाव का प्रभाव रहता है, ठीक है। अब ये स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है पवनों के द्वारा या पवनों के कार्य के द्वारा, जो पवनें गति करती है उनके परिणाम स्वरूप 2 प्रकार की स्थलाकृतियाँ होती है, एक तो अपर्दनात्मक और एक निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। जब पवनें चलती है तो पवनें चल कर के क्या करती है, मिट्टी के कणों को अपने साथ उड़ा कर के ले जाती है, और उड़ा कर के ले जाने के परिणाम स्वरूप जिस स्थान से मिट्टी के कण अपर्दित होते हैं उस स्थान पर बनने वाली स्थलाकृतियाँ अपर्दित स्थलाकृतियाँ कहलाती है। और जब ये पवनें धीमी गति से आगे जाकर के क्या करती है, जो उड़ाकर लाए गए रेत के कणों को आगे जाकर के जमा कर देती है, वहाँ पर बनी हुई स्थलाकृतियाँ क्या कहलाती है, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। एक तो उड़ाकर ले जाने वाले उस स्थान पर जहाँ से मिट्टी के कण उड़ाकर के ले जाती है पवनें, उन स्थानों पर बनने वाली स्थलाकृतियाँ अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ। और जिन स्थानों पर मिट्टी का जमाव करती है पवनें धीमी गति पड़ने पर, जहाँ पर मिट्टी का जमाव करती है या निक्षेप करती है, वहाँ पर बनने वाली स्थलाकृतियाँ निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ कहलाती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में। अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है? देखिए मित्रों, सबसे पहले बात करेंगे हम अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ। अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ ठीक है। अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी होती है, वापस एक बार बता देता हूँ। अब मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो स्थलाकृतियों का निर्माण अपर्दन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है।
मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन के वेग के कारण रेत एवं धूल के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ते रहते हैं। ठीक है, रेत एवं धूल का जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में तथा इससे बाहर जो जमाव होता है उसके परिणाम स्वरूप स्थल रूपों का जो विकास होता है वहीं पर बनने वाली स्थलाकृतियाँ, ठीक है, वो क्या कहलाती है? अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ। अभी कौन कौन सी है? जैसे कि अपरदन के परिणाम स्वरूप बनने वाली स्थलाकृतियों में सबसे पहले वातगर्त या अपवाहन बेसिन। ठीक है, पहली स्थलाकृति है वातगर्त या फिर अपवाहन बेसिन। ठीक है, वातगर्त या अपवाहन बेसिन। ये पवन द्वारा ढीली एवं असंगठित क्षेत्रों को उड़ाकर ले जाने से बनने वाले विशाल गड्ढों को वातगर्त कहा जाता है। ठीक है, पवनों के द्वारा ढीली एवं असंगठित सेलों को उड़ाकर के ले जाने से बनने वाले विशाल गड्ढे वातगर्त कहलाते हैं। यूएसए में लघु अपवाह बेसिन को बफेलो वालोस कहा जाता है तथा मंगोलिया में बड़े आकार के गर्त को पांगकियांग कहा जाता है। ठीक है, मंगोलिया जो मरुस्थल प्रदेश है वहाँ पर बड़े आकार के जो गर्त हैं उन्हें पांगकियांग कहा जाता है। ठीक है, अगला है छत्रक शिला या मशरूम रॉक। नेक्स्ट, छत्रक शिला या मशरूम रॉक। मशरूम रॉक। ठीक है, छत्रक शिला या मशरूम रॉक, जहाँ पवन के मार्ग में कठोर या मुलायम संरचना वाले शैल चट्टानें अवरोधों के रूप में रहती है। ठीक है, तो इन चट्टानों का जो मुलायम भाग होता है वह जल्दी अपरदित हो जाता है, जबकि कठोर भाग क्या होता है? धीमी गति से अपरदित होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया द्वारा निर्मित ऊपर छतरी के समान या कुकर मुत्ते के समान जो आकृति दिखाई देती है उसे ही छत्रक शिला की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसे सहारा मरुस्थल में गारा कहा जाता है तथा जर्मनी में क्या कहा जाता है? पिटजफेल्सन कहा जाता है। जर्मनी में पिटजफेल्सन। इस प्रकार की स्थलाकृति बनती है, ये ऊपर से इस प्रकार से रह जाती है। ठीक है, और कमज़ोर स्थलाकृति वो क्या होती है? नीचे से टूट करके चली जाती है। तो इस प्रकार की जो स्थलाकृति होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? छत्रक शिला या ठीक है मशरूम रॉक। ठीक है, छत्रक शिला या मशरूम कहलाती है और सहारा मरुस्थल में इसे गारा कहा जाता है। जर्मनी में पिटजफेल्सन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्थलाकृति है द्वीपावगिरी। द्वीपावगिरी। ठीक है, द्वीपावगिरी या फिर इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग। ठीक है, इस प्रकार की स्थलाकृति मरुस्थलीय सतह पर अपरदन के बाद बची हुई छोटी छोटी पहाड़ियों द्वारा या फिर टेलों को पहाड़ियों द्वारा बनी हुई स्थलाकृति वो क्या कहलाती है? इंसेलबर्ग कहलाती है। इन्हें बोनहार्डट नामक विद्वान ने बोनहाइड भी कहा है। ठीक है, बोर्नहाइड भी कहा है। इस प्रकार की स्थलाकृति क्या है? एक टेले के रूप में दिखाई देने लगती है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या होती है? इस प्रकार से टेलीनुमा आकृति द्वीपावगिरी कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थलाकृतियाँ इंसेलबर्ग या द्वीपावगिरी कहलाती है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। मरुस्थलीय सतह पर जो अपरदन के पश्चात बची हुई छोटी छोटी पहाड़ियाँ या फिर टीले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंसेलबर्ग कहलाते हैं। बोर्नहाइड नामक विद्वान ने इसे बोर्नहाइड भी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्थलाकृति है जूगेन। जूगेन या फिर इसे कहा जाता है जूगेन या फिर जूजेन।
ज्यूगेन या ज्यूजेन। ठीक है, इस प्रकार की जो स्थलाकृति होती है मित्रों, इस प्रकार की स्थलाकृति क्या है, स्याही की दवात जैसी आकृति निर्मित कर देती है, जहाँ पर मुलायम एवं कठोर चट्टानें होती है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है, क्षैतिज स्थिति में होती है, दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाती है, तथा जहाँ पर सतही अपर्दन का दवातनुमा संरचना का निर्माण कर देती है, वो क्या कहलाती है, ज्यूगेन या यारडांग कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो स्थलाकृति बनती है, ठीक है, इस प्रकार की स्थलाकृति क्या कहलाती है, ज्यूगेन या ज्यूजेन कहलाती है। ठीक है, जहाँ पर ये क्या है, कमज़ोर या कोमल जो चट्टानें होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाती है, चली जाती है, पवनों के साथ पवनें उड़ा करके ले जाती है, तथा कमज़ोर स्थानों के चले जाने के बाद जो कठोर स्थान रह जाते हैं वह सतही अपर्दन करके दवातनुमा संरचना के रूप में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है, ज्यूगेन। ठीक है, ऐसी स्थलाकृति ज्यूगेन या ज्यूजेन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में अगला है मित्रों भूस्तंभ। नेक्स्ट है भूस्तंभ। ठीक, भूस्तंभ ऐसी स्तंभनुमा संरचना जिसके शीर्ष पर कठोर चट्टानी आवरण होने से नीचे स्थित मुलायम चट्टान क्या होती है, सुरक्षित रहती है, वो क्या कहलाती है, भूस्तंभ कहलाती है। अगली है तिपहल शिला। तिपहल शिला। ठीक है, तिपहल शिला में क्या होता है, जब मरुस्थलीय भागों में वृहद शिलाखंड अपक्षय एवं अपघर्षण के द्वारा क्या होती है, चतुष्फलकीय संरचना में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे तो ड्राइकांटर कहा जाता है। ठीक है, और चतुष्फलकीय संरचना के जो 3 तीक्ष्ण पार्श्व वाले फलक ही हमें दिखाई देते हैं, ऐसी संरचना क्या कहलाती है, तिपहल शिला या तिपहल शिला कहलाती है। यदि यह संरचना 8 फलकों वाली हो तो वो क्या कहलाती है, वेंटिफेक्ट कहलाती है। ठीक है, अगला है व्यारडांग। तिपहल शिला में इस प्रकार से स्थलाकृति इस प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है, इस प्रकार की जो आकृति स्थलाकृति होती है तिपहल शिला। अगली है यारडांग। ठीक है, यारडांग ऐसी स्थलाकृतियाँ जब कोमल एवं कठोर चट्टानें एक दूसरे के लंबवत रूप में स्थित हो तो पवनें कठोर चट्टानों की अपेक्षा मुलायम चट्टानों को क्या होती है, जल्दी से अपर्दित कर देती है, जिसके कारण कठोर चट्टानों के मध्य जो नालीनुमा नुकीले भूआकार या सर्प फन के आकार में जो स्थलाकृति निर्मित होती है उसे क्या कहा जाता है, यारडांग कहा जाता है। ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार। जब कोमल एवं कठोर चट्टानें एक दूसरे के लंबवत रूप में स्थित होती है तो वहाँ से कठोर चट्टानें की अपेक्षा मुलायम चट्टानें क्या होती है, जल्दी ही अपर्दित होकर के दूसरे स्थान पर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, जिससे कठोर चट्टानों के मध्य जो नुकीले भूआकार होते हैं अर्थात सर्प फन के समान जो आकृति में निर्मित होते हैं वही यारडांग कहलाते हैं। ठीक है, अगला है अस्मिक या जालिका। अस्मिक जालिका या जालीदार शिला। अस्मिक जालिका या फिर जालीदार शिला। जालीदार शिला। ठीक है, इस प्रकार की आकृति भिन्न संरचना वाली शैलों में
भिन्न संरचना वाली सेलों पर पवन की अपघर्षण क्रिया के फलस्वरूप एक जालीदार संरचना निर्मित होती है, जिसे जालीदार शिला कहते हैं। ठीक है। पुल तथा खिड़की, नेक्स्ट है पुल तथा खिड़की। ठीक। जालीदार शिला के पवन अपर्दन द्वारा पवनोन्मुखी भाग में जो छिद्र हो जाता है तथा विघटित पदार्थ उड़ उड़ कर के क्या है, इन रंध्र को विस्तृत कर देते हैं या बड़ा कर देते हैं। ठीक है। इन छिद्रों को बड़ा कर देते हैं। कुछ समय के बाद चट्टान विशेष में रंध्र आर पार हो जाते हैं। ठीक है। वो छिद्र आर पार हो जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, खिड़की कहा जाता है या पवन वातायन कहा जाता है। ठीक है। इन खिड़की से होकर वायु अपर्दन के फलतः चट्टान तक धीरे धीरे क्या होता है, कटाव होता रहता है, जिसके कारण से कटाव होता रहता है, लेकिन क्या है, ऊपरी भाग मेहराब के रूप में दिखाई देते हैं, मेहराब के रूप में स्थित रहते हैं। ठीक है। जिसे पुल कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में आती है मित्रों निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। ये तो प्रमुख रूप से अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, जिस स्थान पर पवनों के द्वारा कमजोर भाग उड़कर के दूसरे स्थान पर चल जाता है तथा कठोर भाग स्थित रहता है, उन कठोर भूभागों पर जो स्थलाकृतियाँ निर्मित होती है वो अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पवनों के द्वारा जो मिट्टियाँ उड़ा कर के दूसरे स्थान पर जमा कर दी जाती है, उनसे जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं वह है निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। ठीक है। निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। देखें मित्रों, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ में पवन प्रक्रिया फलतः क्या होती है, पुनः अवसाद द्वारा इधर उधर परिवहनित तो होती है। इसी के कारण से जब गति के मंद होने पर, जब ये क्या होती है, मंद होने की स्थिति में उत्पन्न होने पर पवनें क्या होती है, परिवहनित भार को क्या कर देती है, किसी स्थान पर ले जा करके जमा कर देती है, या फिर जो उड़ा करके लाई जो रेतीले कण हैं उनको जमा कर देती है, जिससे उस स्थान पर नवीन स्थलाकृतियाँ निर्मित हो जाती है। ठीक है। तो मिट्टी के जमा कर देने से जिस स्थान पर नवीन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वह निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ कहलाती है। अब इसमें है पहला बालू का स्तूप। बालू का स्तूप। ठीक है। बालू का स्तूप या सैंड ड्यून्स रेगिस्तानी भागों में या फिर रेगिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों के बाहर निर्मित रेत के छोटे छोटे एवं गतिशील टीले जो क्या होते हैं, भार के साथ पवन के साथ स्थानांतरित होते रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बालू का स्तूप कहलाते हैं। ठीक है। वायु की दिशा में इनका ढाल साधारण तथा विपरीत दिशा में तीव्र होता है। इन स्तूपों का आकार गोल या फिर नवचंद्राकार या अनुवर्ताकार होता है। ठीक है। अगला है पवनानुवर्ती। या अनुदैर्ध्य पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। बालू का स्तूप। ठीक है। इस प्रकार के स्तूप पवन की दिशा में उसके समानांतर निर्मित लंबे बालू का स्तूप होते हैं। पवनानुवर्ती स्तूपों के समानांतर चलने वाली हवा इनके मध्य की रेत को उड़ा करके उस स्थान को खाली छोड़ देती है, जिसे कॉरिडोर या गलियारा कहा जाता है। ठीक है। सहारा में इसे गोसी कहा जाता है, और इन्हीं गलियारों के सहारे रेगिस्तानी कारवां चलते हैं। ठीक है। इस तरह के स्तूपों को रेखिक स्तूप, रेतकटक या फिर आलब स्तूप भी कहते हैं। अगला है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप।
ठीक है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप में तो पवनों की दिशा के समानांतर निर्मित बालू का स्तूप होते हैं, ठीक है। जबकि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का निर्माण प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर होता है, जो क्या होते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं, ठीक है। जो पवनों की समानांतर, ठीक है, पवनों की दिशा के समानांतर जो बालू का स्तूप निर्मित होते हैं वो तो पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। और जो बालू का स्तूप पवनों की दिशा के समकोण पर, ठीक है, बनते हैं, ऐसे बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं, ठीक है। गर्म मरुस्थलीय भागों में वायु द्वारा रेत के जमाव से निर्मित चापाकार या अर्ध चंद्राकार अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों को बरखान कहा जाता है, ठीक है। तथा इनका पवनानुवर्ती ढाल उत्तल तथा पवनोन्मुखी ढाल अवतल होता है, ठीक है। अगला है उर्मिकाएँ। उर्मिकाएँ उर्मिकाएँ, ठीक है। उर्मिकाएँ ये क्या होते हैं, सागरीय तरंगों की भांति मरुस्थलों की रेतीली सतह पर उभरने वाले भूआकार होते हैं, ठीक है। इसके बाद बालू का प्रवाह जो कि स्थलाकृतिक अवरोध के सहारे बालू की लंबाकार गतिशील श्रेणियां होती है। बालू का कगार बालू के लंबाकार चौड़े शिखर वाली श्रेणियां होती है। सीप बरखान की तरह ही होती है, लेकिन केवल इसमें यही अंतर होता है कि सीप में केवल एक ही भुजा होती है, ठीक है। बरखान में 2 भुजा होती है, जबकि सीप में केवल एक ही भुजा होती है, ठीक है। और नेबखा झाड़ियों के निर्मित स्तूप नेबखा कहलाते हैं। और लूनेट मरुस्थलों में लघु गर्तों के पीछे निर्मित नवचंद्राकार स्तूप लूनेट कहलाते हैं। तथा हेलबैक या द्रास जो कि मोटी रेत से निर्मित होते हैं, ठीक है। और एक होता है परवलयिक स्तूप जो कि रेतीली भूमि आंशिक रूप से वनस्पति द्वारा ढकी हुई होने पर उनके पीछे निर्मित जो बालू का स्तूप होते हैं वो क्या कहलाते हैं, परवलयिक बालू का स्तूप कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये बालू का प्रवाह है। ठीक है, बालू का प्रवाह है, सीप नेब का सॉरी नेबका या नेबखा परवलयिक स्तूप आदि ये क्या है, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ है, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ कहलाती है। इसी के साथ है लोयस। नेक्स्ट है लोयस। देखिए मित्रों, लोयस पवन द्वारा उड़ा करके लाए गए अति सूक्ष्म बालू का कण या धूल कणों के मरुस्थलीय सीमा के बाहर निक्षेपण को ही लोयस कहा जाता है। मरुस्थल, वापस रिपीट कर देता हूँ, पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए बहुत सूक्ष्म बालू कण जो कि मरुस्थलीय सीमा के बाहर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, वो लोयस कहलाते हैं। इसका सर्वोत्तम विकास चीन में हुआंगो नदी के मध्यवर्ती भाग में हुआ है, जहाँ गोबी के मरुस्थल से क्या है, लाए गए निक्षेप जमा हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों जो पवन के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती है, पवनों के कार्य, पवनों के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ बनती है, अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।